हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस, हम यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और हमने अध्याय 5 इंटरनेट और टोपोलॉजी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, देन पार्ट 2 कंप्लीट कीजिएगा। ओके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले OSI मॉडल क्या है। देखिए, OSI मॉडल तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रही है। तो ये कोरोना में 30% कोर्स लेस हुआ है, तो इसमें OSI मॉडल इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि इस साल थोड़ा इस पर डाउट है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो OSI मॉडल है क्या? तो OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1978, सबसे पहले आप OSI की फुल फॉर्म याद करेंगे और ISO की फुल फॉर्म याद करेंगे, में विकसित किया था। और इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल है। देखिए, यहाँ पर अगर एक नोड है, मैं आपको समझा दूं, एक नोड है मतलब एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर है, पास पास में रखे हैं, तो डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे फ्लॉपी चाहे कोई पेन ड्राइव। ओके, लेकिन जब ये कंप्यूटर बहुत दूर दूर रखे हुए हैं तो वहाँ नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, और नेटवर्क से डेटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ इंटरनली वैसे आईपी एड्रेस काम करता है, TCP IP, बट यहाँ 7 लेयर्स की भी जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह। ओके, 7 लेयर्स हैं और 7 लेयर्स में हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। लेकिन इससे पहले मैं इसका डायग्राम क्लियर करा दूंगा, ये लेयर कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर होस्ट 1 है जो यहाँ से अपने डेटा को सेंड कर रहा है। ओके, होस्ट 2 को, मतलब कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये लेयर ने अपना अपना वर्क करती हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि पहली लेयर कौन सी है या इसमें कौन सी लास्ट लेयर है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं, तो ये तो डाटा सेंडिंग हो रही है, लेकिन जब डाटा रिसीविंग होती है तो पहली लेयर हमारी फिजिकल लेयर होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर और तीसरी नेटवर्क लेयर। इस तरह से हमारी सारी लेयर आ जाती हैं। अब बात आ जाती है कि हम इसको लर्न कैसे करें। तो देखिए, बहुत अच्छा सा एक लाइन है ना, जैसे कि मैंने पूरी लाइन को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ यहाँ पर, और ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। कोई ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है, बस याद करना, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डाटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर और A फॉर एप्लीकेशन लेयर। इजी है, तो आप ट्राई कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। तो अब इन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये लेयर्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन का जो मेनली वर्क होता है, ये होता है कि आप किस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो। जैसे MS वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो या ईमेल में काम कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन ये अपना काम पूरा करती है। ओके, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आने वाली है, वो हमारी नेक्स्ट लेयर का नाम है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या मतलब होता है? इस लेयर के नेटवर्क में कंप्यूटर के मध्य एक्सचेंज किए जाने वाले डेटा का फॉर्मेट को परिभाषित किया जाता है। मतलब उसका डाटा फॉर्मेट कैसा है, इस लेयर पर नेटवर्क, इस लेयर को नेटवर्क ट्रांसलेटर लेयर भी कहते हैं। याद रखिए, बाद में क्वेश्चन आएगा एक और बार। ओके, फिर है सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या मतलब है? सेशन लेयर दो भिन्न कंप्यूटर पर रन कर रही दो एप्लीकेशन के एक कनेक्शन को ओपन करके, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वह कनेक्शन ओपन करेगा, उसे प्रयोग करने और क्लोज करने की अनुमति देता है। मतलब अगर वहां डेटा जा रहा है तो वो ओपन है ही है, अगर डेटा नहीं जा रहा है तो उसका मतलब वो क्लोज कर देगा। तो ओके, इस कनेक्शन को एक सेशन भी कहा जाता है। ओके, देन है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यह सेशन लेयर के नीचे एक अतिरिक्त कनेक्शन उपलब्ध कराती है। यह लेयर सुनिश्चित करती है कि पैकेट बिना किसी एरर के, तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पैकेट्स में जाता है। ओके, तो ये पैकेट सही तरीके से चले जाएं, कोई एरर ना आए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज होता है। तो सही क्रम में और बिना हानि अथवा डुप्लीकेशन
कि डिलीवर किए जाएं। डाटा भेजने वाले कंप्यूटर पर यह लंबे मैसेज को अनेक छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करके उन्हें एकत्रित करती है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क लेयर। यह लेयर मैसेज की एड्रेसिंग करने और लॉजिकल एड्रेस तथा नामों को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजता है तो उसका आईपी एड्रेस मैच कराता है, लेकिन क्या होता है कि आईपी एड्रेस को अब चेंज कर सकते हैं, हैकर हैं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एड्रेस होता है मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस को चेंज नहीं करते। तो ये नेटवर्क लेयर क्या करती है कि मैक एड्रेस के थ्रू ही अपना नेटवर्क लेयर बनाती है। यह नेटवर्क लेयर उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है जो उसका मेन एड्रेस है, जो चेंज नहीं हो सकता है, मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं। यह नेटवर्क लेयर से डाटा फ्रेमों को फिजिकल लेयर में भेजती है। ओके, डाटा फ्रेमों को फिजिकल लेयर में भेजती है। रिसीविंग एंड पर डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से रो बिट्स को लेकर उन्हें डेटा फ्रेमों में परिवर्तित करती है। मतलब इसके बाद डाटा लिंक लेयर, इसके बाद फिजिकल लेयर आती है। देखिए फिजिकल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां तक इस डेटा को भेज देती है। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर। यह लेयर बिट स्ट्रीम को एक फिजिकल मीडियम जैसे नेटवर्क केबल या ट्रांसलेट करती है। तो डाटा कैसे जाने वाला है, बीच में मॉडेम भी आता है, केबल भी आता है, उसके मतलब इंटरनेट के पार्ट आते हैं, तो वहां तक भेजने के लिए वो केबल का सहारा ले रही है या मॉडेम का सहारा लेती है। तो फिजिकल लेयर का काम है। यह लेयर पूर्ण हार्डवेयर ओरिएंटेड होती है। हार्डवेयर का मतलब जिस चीज को टच कर सकते हैं, जैसे मैंने केबल बताया है, मॉडेम बताया है। ओके, तो ये सब फिजिकल लेयर के पार्ट हैं। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आगे भी आने वाला है, तो उनको भी देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। होप सो कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ आने वाला 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं मैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्णन कीजिए। नेटवर्क टोपोलॉजी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये बहुत इजी है, जैसा इनका नाम है वैसे ही काम है। सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नेटवर्क के कंप्यूटरों को जोड़ने के नियम को, ओके, नियम भी कह सकते हैं यहाँ पे, और भौगोलिक भी हमारा सही है। नियम को टोपोलॉजी कहते हैं। किन किन नियमों से उनको जोड़ा जाता है? इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो आपने लाइफ में अपने बस में तो कभी सफर किया होगा, तो बस कैसी होती है? सीधी होती है। तो बस सीधी होती है, तो मैं बस का पहले डायग्राम दिखा दूंगा आपको कि ये जैसे बस टोपोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बस सीधी होती है तो ये सीधा है, और यहाँ से हमने नोड निकाल दिए, इनको कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो अब इनको समझ लेते हैं। यहाँ इससे नहीं है, इसे है। ओके, इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा, जिसे बैकबोन भी कहते हैं। इस नेटवर्क का इंस्टॉलेशन छोटे अथवा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, छोटी जगह के लिए। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत गति कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमा क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम क्लियर किया था कि यहाँ पर छोटे क्षेत्र के लिए और एक बस की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर इसके लाभ की बात करें, इसमें नए नोड नहीं है, यहाँ नोड है। नोड जोड़ना अथवा पुराने, दोनों में गलती हो चुकी है, आगे गलती नहीं मिलेगी। नोड हटाना बहुत सरल होता है। तो नोड को तो आप पहले भी जानते हो, नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क सरलता से कार्य करता रहता है। कहने के लिए अगर ये खराब हो गया तो ये पूरा काम करेगा, लेकिन यहाँ अगर ये बीच में से खराब हो गया तो लाइन डिस्कनेक्ट होगी, तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक नोड की बात कही गई है। इसकी लागत बहुत कम होती है, मतलब खर्चीली नहीं होती है। हानि की बात करें, मुख्य केबल में यदि रुकावट आती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो मुख्य केबल की बात यही कही थी कि इस मुख्य केबल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। यदि पूरा नेटवर्क बंद होता है तो समस्या को पहचानने में कठिनाई होती है, और पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर।
इसके बारे में ध्यान रखना, कुछ मेन पॉइंट आते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, जिसके विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को नोड सीधा जोड़ा जाता है, यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। यदि हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता कर लें कि स्टार है, तो स्टार की शक्ल तो देखी होगी आपने, तो स्टार से आप देख सकते हो डायग्राम में कि स्टार टाइप का बना हुआ है, बीच में हब है। ये हब अगर खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। बाकी सारे हमारे नोट्स हैं, तो इसके लाभ भी देख लेते हैं। इसकी लागत कम होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोड, टाइपिंग में गलती हो रही है बार बार, नोड की संख्या अधिक नहीं हो सकती है, मतलब इसमें काउंटेबल नोड होते हैं और किसी एक नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। मतलब ये खराब हो जाएगा तो पूरे नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाटा संचार की गति तीव्र होती है। हानि की बात करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने से डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं तो डाटा स्लो हो जाएगा। केंद्रीय कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो यानी जो मुख्य कंप्यूटर को खराब हो जाएगा तो सारा खराब हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ रिंग टाइप का बना हुआ है। देखिए किसी टोपोलॉजी को याद करने, डायग्राम को याद करने के लिए आपको कोई खास मतलब सिर्फ लॉजिक समझिए और इसको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी, इस प्रकार के नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं होता है। तो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने आगे तथा पीछे के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका रूप गोलाकार होने के कारण इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं लाभ की, तो देखिए सभी टोपोलॉजी में लगभग सेम लाभ और हानि है, लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। यह टोपोलॉजी किसी एक विशेष कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती है, यानी ये विशेष कंप्यूटर नहीं है, इसमें कोई मतलब बीच में कोई हब नहीं है। नेटवर्क में किसी प्रकार के मीडियम का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें फाइबर ऑप्टिकल, यहाँ ऑप्टिकल केबल भी शामिल होती हैं। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है। डाटा संचरण की गति तीव्र होती है। हानि की भी बात कर लेते हैं। लाभ के साथ साथ हानि भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या अधिक नहीं हो सकती है, मतलब कम ही कंप्यूटर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने से डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। लास्ट में भी यही हानि हमने पढ़ी थी, तो सभी में बता रहा हूँ कि लाभ और हानि लगभग सेम है। इस नेटवर्क को चलाने में कठिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। चलिए आगे क्लियर कर लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी, ट्री कैसी होती है? ट्री डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे कि पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ जा रहा है और पेड़ में से शाखाएं निकल रही हैं और शाखाओं के अंदर से कई शाखाएं निकल रही हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है कि ट्री टोपोलॉजी इस प्रकार की है। यह टोपोलॉजी बस तथा स्टार टोपोलॉजी का मिश्रित रूप है। स्टार टोपोलॉजी में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी केबल से तीसरी केबल किसी पेड़ की शाखाओं की भांति जुड़ी होती हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि एक केबल दूसरी केबल से और दूसरी केबल तीसरी केबल से शाखा की तरह जुड़ी हुई है इसमें। इसी कारण यह ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट कहते हैं। ध्यान से इसको माइंड में रखना, रूट किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तथा इससे जुड़ने वाले अन्य नोडों को चाइल्ड नोड कहा जाता है। लाभ और हानि की भी बात कर लेते हैं। यह टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें डाटा संचरण के लिए सभी कंप्यूटरों के बीच स्पष्ट मार्ग है, मतलब क्लियरेंस है। डेटा संचरण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोडों की संख्या अधिक होती है, मतलब इसमें नोड ज़्यादा ले सकते हैं। हानि की बात करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने से डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। हमेशा से एक में सभी में यही पढ़ते आ रहे हैं हम कि कम होनी है। इस प्रकार के नेटवर्क में यदि कोई नोड खराब हो जाता है या हो जाते हैं तो उस नोड के चाइल्ड नोड के डाटा की संचरण की बाकी नोडों से टूट जाता है, डाटा संचरण बाकी और नोडों से टूट जाता है। नोड और चाइल्ड नोड किसे कहते हैं अभी क्लियर करते हैं। अतः नेटवर्क का एक भाग प्रभावित हो जाता है तो नोड किसको कहते हैं? मेन पॉइंट को। और इनके बाहर से मतलब इनमें से और कंप्यूटर निकलना है, इनको बोलते हैं चाइल्ड नोड। उसको क्लियर हो गया होगा नोड किसे कहते हैं, चाइल्ड नोड किसे कहते हैं। मेन होता है नोड
नोड होता है और उसमें से और भी कंप्यूटर अगर जोड़े जाते हैं तो वो चाइल्ड नोड कहलाते हैं। तो मेन अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो चाइल्ड नोड में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी है। जब इसका डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं इसको अच्छा क्यों बता रहा हूँ। इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये यहाँ भी, और ये यहाँ भी, और लास्ट में ये यहाँ भी। मतलब एक नोड खराब होने पर और नोड से हमें डेटा मिल सकता है। तो इसी को पढ़ लेते हैं। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। इस कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या भी है, यहाँ पे बीच में है यहाँ पे, या इसे कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। लाभ की बात करें, यह टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसमें डाटा संचरण के लिए सभी कंप्यूटर के बीच स्पष्ट मार्ग है, या फिर कहूँ कि एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। डेटा संचरण की गति तीव्र होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में यदि कोई नोड खराब होता है तो डाटा संचरण दूसरे रास्ते से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक नोड कई नोड से जुड़ा हुआ है। हानि की बात करें, इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाना अधिक जटिल होता है क्योंकि प्रत्येक नोड को, यानी एक नोड को प्रत्येक नोड से जोड़ना पड़ेगा। इससे भी जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। इस नेटवर्क में खर्च काफ़ी अधिक होता है। थोड़ी टेंशन वाली बात तो है ही है, खर्च तो होगा ही कि एक कंप्यूटर को अगर 5 कंप्यूटर से जोड़ना है तो 5 केबल चाहिए, तो लॉस तो है ही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टोपोलॉजी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसको रट लेना, समझ लेना। मैं 100% श्योर हूँ कि ये आनी ही है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें और अति लघु की, तो कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, कुछ इसमें लॉन्ग में से ही हमारे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर किसे कहते हैं? आप डेली नेट तो चलाते हो लेकिन आपने कोई सोचा नहीं होगा ब्राउजर किसे कहते हैं। चलिए आज देख लेते हैं ब्राउजर किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ब्राउजर का नाम लिखिए। चलिए तो सबसे पहले ब्राउजर की बात करें। ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजने के लिए तथा वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो अभी तक तो याद नहीं आया होगा ना ब्राउजर क्या होता है। चलिए अभी याद आ जाएगा, पढ़ेंगे तो। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एवं कई अन्य कंपनियों द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा पर जरूर आएगा, थोड़ी देर पढ़ते रहिएगा। प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउजर मोज़ेक था जिसे मार्क एंडरसन ने बनाया था। पिछली बार भी हमने लास्ट पार्ट में भी ये पढ़ा था। वेब ब्राउजर की निम्नलिखित विशेषताएं। वेब ब्राउजर को जब URL एड्रेस दिया जाता है तो URL की बात करें तो URL होता क्या है। तो मैं सबसे पहले अपने मोजिला पर या फिर किसी ब्राउजर पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हो, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे को URL पार्ट कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो चलिए आगे क्लियर कर लेते हैं। एड्रेस दिया होता है तो वह उसे संबंधित सूचनाओं को एक्सेस करने में सक्षम होता है। मतलब पूरा URL है, मान लीजिए आपको YouTube देखना है तो वो पूरा URL होता है। वेब ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वेब सर्वर के साथ संचार बनाए रखने में सक्षम होता है। तो HTTP मैंने पिछली बार ही बताया था कि जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में HTTP लिखा होता है और HTTP आप देख पा रहे हो कि HTTP लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं और ब्राउजर में और भी देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को सही तरह से एवं उन्हें सिस्टम अनुकूल फॉर्मेट करना। मतलब हम अगर यहाँ पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे मेरा ही चैनल है तो ये फॉर्मेटिंग करना है, या फिर मैं विकीपीडिया की बात करूँ तो ये सब इनको मैनेज करता है, चाहे रिटन हो चाहे टेक्स्ट हो। इस ब्राउजर की कार्यप्रणाली मुख्य आधार माने जाते हैं। मतलब ब्राउजर क्या कहलाता है कि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी वेबसाइट को चलाना है तो ये मुख्य आधार है। तो कुछ वेब ब्राउजर हैं, अभी मैं शक्ल दिखाता जाऊँगा, इसका फेस दिखाता जाऊँगा तो आपको याद आता जाएगा। नंबर 1 गूगल क्रोम। तो कुछ याद आया गूगल क्रोम कैसा होता है? गूगल क्रोम आपने चलाएगा, फ़ोन में आपके है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये कंप्यूटर में होता है, आपके फ़ोन में नहीं होता है। होता जरूर है, ब्राउजर के नाम से होता है पर ये। मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपने देखा होगा। ओपेरा भी आपने देखा होगा। तो होप सो के अब तो याद आ गया होगा ना ब्राउजर क्या होता है। आप डेली यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं कि क्रोम है क्या, मोजिला क्या है, ओपेरा क्या है। ये ब्राउजर्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्राउजिंग किसे कहते हैं। ब्राउजर हो गया तो ब्राउजिंग क्या कहलाता है? ब्राउजिंग वही होता है जो ब्राउजर में आप चलाते हो, इंटरनेट पे कोई चीज़, कोई सूचना सर्च करते हो, बहुत ईजी है। तो ब्राउजिंग है इंटरनेट पर किसी ब्राउजर द्वारा किसी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना। ध्यान रखना, इंटरनेट पर किसी ब्राउजर द्वारा, ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम, मोजिला, और उस पर कोई वेबसाइट चलाते हैं तो वेबसाइट से हम सूचना लेते हैं, पढ़ते हैं, या फिर कोई ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं, या फिर वीडियो भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्हें स्टोर करना ब्राउजिंग कहलाता है, सेव भी करना ब्राउजिंग कहलाता है। मतलब आप इंटरनेट चला रहे हो वो सारा ब्राउजिंग ही है।
प्रश्न नंबर 3, सर्चिंग इंजन किसे कहते हैं? ये आप डेली यूज करते हो, शायद पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आज जान लेंगे। सर्च इंजन पर टिप्पणी लिखिए तथा सर्च इंजन के नाम लिखिए। तो सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में जान लेते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट से इच्छा अनुसार सूचनाओं को सर्च किया जाता है। सबसे पहले सर्च इंजन का निर्माण कार्य एमसी गिल यूनिवर्सिटी में वर्ष 1990 में आरंभ हुआ था। तो सर्च इंजन के बारे में अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। यह एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मतलब बहुत ही ईजी है। यूजर फ्रेंडली का मतलब समझिए कि आप किसी को अपना फ्रेंड कब बनाते हो, जब आपके और उसके विचार मैच कर रहे हो, हॉबी मैच कर रही हो, इसलिए आप बनाते हो। तो यूजर फ्रेंडली मतलब आसान समझने में जो चीज़ आसान होती है, इसके माध्यम से यूजर इंटरनेट पर प्रोग्राम तथा सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकता है। वर्तमान में इंटरनेट पर कई सर्च इंजन उपलब्ध हैं। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गूगल। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। गूगल को वर्ष 1997 में लैरी पेज तथा सर्जरी ब्रिन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक प्रचलित सर्च इंजन है जिससे कई सारे अच्छे फीचर्स उपलब्ध हैं। तो आप तो गूगल डेली सर्च करते हो, तो इसमें तो ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत लगती नहीं है। चलिए याहू की बात करें तो याहू भी गूगल की तरह ही है, जो आपको कभी कभी यूज करते हो। यह इंटरनेट के सर्च इंजन में से एक है। याहू को 1995 में प्रारंभ किया गया था। याहू गूगल और बिंग के बाद सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है। मतलब याहू, गूगल और बिंग के बाद सर्च किया जाने वाला सबसे फेमस सर्च इंजन है और सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार याहू के आपको इंटरफेस दिखा दूँ। यहाँ न्यू टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ yahoo.com। बाकी सब आप खुद ही सर्च कर लेना, मैं फिलहाल सिर्फ याहू को दिखाने वाला हूँ। और भी सर्च इंजन सामने आने वाले हैं। तो ये होता है yahoo.com सर्च इंजन, कि आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो हमने याहू के बारे में पढ़ लिया है और आगे कंप्लीट करेंगे इसको। अल्टा विस्टा की बात करें तो अल्टा विस्टा भी एक ब्राउज़र है। तो अल्टा विस्टा का निर्माण यूएसए की डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी की रिसर्च सुविधा के द्वारा किया गया था। अल्टा विस्टा का सर्च इंजन रोबोट, जिसे स्कूटर के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिदिन 3 मिलियन वेब पेजों से डाटा को देख और एकत्रित कर सकता है। मतलब इसकी कैपेसिटी अच्छी है। और ये अल्टा विस्टा का कुछ इस तरह लोगो होता है। बिंग की बात करें, इस सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लाया गया था। पहले यह लाइव के नाम से मौजूद था, जिसे नया रूप देकर बिंग का नाम दिया गया। इसका उपयोग इंटरनेट पेजेस को खोलने में किया जाता है। वैसे सारे ही ब्राउज़र का प्रयोग इंटरनेट के पेज खोलने के लिए किया जाता है और इसका लोगो कुछ इस तरह से है। वैसे हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर भी है एक, ओके। तो इसको भी आप ये भी सेम ऐसा ही है लगभग। तो इसके मैंने क्लियर नाम नहीं दिया है। तो नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउज़र होता है, इस बात को याद रखना, शायद आगे कुछ ना कुछ काम में ये आ जाए। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, डोमेन को भी अब जान लेते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्रोम में ले चलता हूँ और क्रोम में कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जैसे यह ध्यान से देखें, यहाँ पर .com लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं .com, .in, .org कई तरह से ऐसे लिखे होते हैं। तो अब क्लियर कर लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है। वेबसाइट का नाम कह सकते हैं, उसका एक पार्ट भी है। डोमेन नेम से डोमेन नेम वह पता है जहां इंटरनेट यूजर वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और पहचानने के लिए डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम का कार्य इंटरनेट के आईपी एड्रेस और नामों की सूचना रखता है। इसका प्रयोग सर्वर को पहचानने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम पर्टिकुलर हर एक, जब आप वेबसाइट चलाते हो तो वेबसाइट के एंड में देखते होगे .com, .in, इस तरीके के कई सारे हमें डोमेन नेम सिस्टम मिल जाते हैं। तो ये डोमेन नेम सिस्टम ही आईपी एड्रेस को हमारे पहचानते हैं। और ये डोमेन नेम सिस्टम तो वैसे सेम हो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट हमारी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, इनका प्रयोग किसी विशेष वर्ग या संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये 3 या 3 से अधिक छत तक के हो सकते हैं। इनका नाम संस्था के नामों के अनुसार भी हो सकता है। मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। जैसे .com है, .com किस लिए यूज होता है, हमारे व्यवसाय बिजनेस के लिए। .edu एजुकेशन के लिए यूज होता है। .gov सरकारी संस्थाओं के लिए यूज होता है।
सूचनाएं, यहाँ सूचना लिखा हुआ है, सूचना प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए, ऑर्गेनाइजेशन सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के लिए और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए यूज होता है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन का प्रयोग देशों के नाम के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल फिर से लिए हैं यहाँ पे, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होता है, BR ब्राजील के लिए, CA कनाडा के लिए, EG इजिप्ट, इजिप्ट मतलब होता है मिस्र, और DK हमारे डेनमार्क के लिए यूज होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो निम्नलिखित का दीर्घ नाम मतलब पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म आपको लिखनी है। जैसे ATM है, और ये थोड़ा याद कर लेना क्योंकि आने के चांस रहते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कुछ आगे और भी है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे URL होता क्या है, URL मैंने लास्ट टाइम बताया था। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, BPL ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, और DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो ये इनको फुल फॉर्म को आप लर्न कर लीजिएगा, काम आएंगी। नेक्स्ट है वेब पेज बनाने में किस भाषा का प्रयोग होता है, आप भी बता देंगे। HTML बहुत ईजी है। मेल एड्रेस का सामान्य रूप बताओ, तो मेल एड्रेस का सामान्य रूप आप बताते हो कि मेल एड्रेस दो पार्ट में होता है, एक डोमेन नेम और एक यूजर नेम। वेबसाइट किसे कहते हैं, तो वेबसाइट तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, वेबसाइट किसे कहते हैं। DMP के बारे में बताएं, इसके बारे में बताने वाला हूं क्योंकि ये मैंने बताया नहीं है DMP क्या होता है। DMP का पूरा नाम डायनामिक मल्टीपाथिंग होता है। यह कंप्यूटर डाटा स्टोरेज क्षेत्र में एक तकनीकी है जो कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइस तक आने वाले इनपुट आउटपुट को संतुलित करती है। मतलब कंप्यूटर जब डेटा भेजता है या रिसीव करता है तो उनको मैनेज करती है। ओके ठीक है, DMP को याद कर लेना, थोड़ा इंपोर्टेंट में आ जाता है क्योंकि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तरीके समझाइए, आप विभिन्न तरीके भी बताएं, जितनी टॉपोलॉजी है वो कंप्यूटर नेटवर्क के तरीके हैं। OSI रेफरेंस मॉडल के किन्हीं 4 लेयर के बारे में बताइए, तो वो वाला मेरे प्यारे दोस्त नवीन ये वाला याद कर लीजिएगा और कोई 4 लेयर के बारे में लिख दीजिएगा। बस टोपोलॉजी के लाभ बताइए, मैं बता चुका हूँ। रिंग टोपोलॉजी का चित्र बनाइए, बहुत ईजी है, गोलाकार होती है ये। ट्री टोपोलॉजी के सबसे ऊपर आने वाले नोड को, देखो यहाँ भी नोड हो चुका है, नोड होना चाहिए था, नोड को क्या कहते हैं, तो इसको रूट नोड कहते हैं। जो प्रश्न 14 एप्लीकेशन लेयर का कार्य बताइए। एप्लीकेशन लेयर का मैं आपको पिछली बार OSI मॉडल में बता चुका हूँ। स्टार तथा ट्री टोपोलॉजी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप क्या समझते हैं, तो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर, लास्ट टाइम ISP बताया था, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। किंतु इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताइए, तो ये नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सर्विस कौन कौन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इंटरनेट को परिभाषित कीजिए, इंटरनेट क्या होता है। देखिए इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उनको एक वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, और ध्यान से समझिएगा, और मैं वीडियो को पॉज करके सही आंसर ढूंढ के तब मुझे बताइएगा। किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसके विभिन्न लोकल कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है, मतलब जिससे विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो इसमें है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। तो वीडियो पॉज करके बताइएगा, पर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, तो इसका आंसर है हमारा रिंग टोपोलॉजी। OSI की किस लेयर को नेटवर्क का ट्रांसलेटर भी कहते हैं। मैंने जब लास्ट अभी पढ़ा रहा था तो मैंने अभी बताया था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें से कौन सा है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, फिजिकल। तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंटेशन। नेटवर्क की प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, फैक्स, ईमेल, बैंकिंग, ये सभी। तो ध्यान से सोच के बताइए, सोचिएगा, बताएंगे जब तक, तो उससे पहले मैं ही बता दूंगा, ये सभी। वेब ब्राउजर क्या है, मेमोरी कार्ड, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मॉडेम, कंपाइलर। तो वेब ब्राउजर क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, मोजिला, क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर। देखिए इसके बारे में मैंने लिख दिया था, नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर होता है, और अपाचे, तो हमारे पास अपाचे क्या है, एक वेब ब्राउजर नहीं है। सरकारी संस्थाओं के लिए डोमेन नेम निम्न में से कौन सा होता है, .edu, .net, .gov, .in। तो हम बात करते हैं GOV फॉर गवर्नमेंट। इंटरकनेक्टेड पेजों को क्या कहते हैं, जो पेज एक दूसरे जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेबसाइट, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, या ये सभी। तो हम इनको वेब पेज कह लेते हैं। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज,
अन्य पेज, हाइपरलिंक पेज, वेब पेज। तो यहाँ वेब पेज ना, ठीक है, ये अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या है? होम पेज। जो पहला पेज होता है उसको होम पेज ही कहते हैं। मेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? ये तो आपको मौखिक ही याद होगा, 1 2 3 4। आंसर है 2। इंटरनेट से जुड़े किसी व्यक्ति से बातचीत संभव है। इंटरनेट से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ तो उससे बातचीत संभव है किस तरीके से? चैटिंग द्वारा, सर्चिंग द्वारा, ईमेल द्वारा, ये सभी। तो आपके मूड में तो ये सभी आ रहा है, लेकिन यहाँ सर्चिंग की बात आ रही है तो ये पॉइंट खत्म हो जाता है। तो बचा कौन? चैटिंग के द्वारा। ओके, तो गाइज हम सिलेबस की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने इतना पार्ट मतलब यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमारा सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, नेटवर्क, लैन, वैन, इंटरनेट हो चुका है। ओके, तो अब गाइज मुझे बताइएगा लाइनक्स स्टार्ट करें या पायनी सिस्टम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट यूनिट कौन सी स्टार्ट करें।